कल चुनाव दिल्ली में हुआ और कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी चर्चा है। बहुत दिनों बाद सकारात्मक चर्चा भी है, थोड़ी पॉजिटिव चर्चा भी है, और आज आप लोगों से आज रास्ता करने का आज मौका मिला है यहाँ पर, वो भी दिल्ली से दूर पठानकोट में। सो आई लुक फॉरवर्ड टू एन इन्विगरेटिंग कॉन्वर्सेशन विद यू। बट उससे पहले मैं खाली एक चीज़ मैं चेक करना चाहता हूँ, ये जो दो कैमराज लगे हैं ऑडियो इस पे आ रहा है ना क्लियर दोनों पे? हाँ, ओके, ठीक है, जस्ट वांट टू चेक दैट। सो रंधावा जी, लेट मी बिगिन विद यू फर्स्ट। अभी आपने देखा कि सीजल जी ने अभी आपसे जो है कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने गुजारिश ये की कि जी हमारी जो सड़क है इस सड़क को आप ठीक कराइए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देश भर में, मैं बनारस से आता हूँ, वैसे प्रधानमंत्री के इलाके से आता हूँ मैं, देश भर में किसी भी नेता से, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, एक बुनियादी ज़रूरत, एक बुनियादी सवाल यही होता है कि साहब मेरे घर के ठीक सामने की जो जगह है ना, उस जगह को आप रख लो, ऐसे ही रख लो, उसको अपने पास में रखिए, उस जगह को आप ठीक कर दीजिए। ये विधायक और सांसद से जो ये एक्सपेक्टेशन है, क्या ये एक्सपेक्टेशन वाजिब है? विधायक सांसद से पहले ये बताइए एक्सपेक्टेशन होनी क्या चाहिए जनता की? देखिए गुप्ता जी, आपने जो कहा बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी गांव में चले जाओ, किसी सिटी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हमारे लोग आज तक गली और नाली से ही बाहर नहीं आए। और ये पॉलिटिकल सिस्टम का और वोट लेने का जो है कि कैसे लोग अपनी डिमांड रखेंगे, हम लीडर बनेंगे, हम बोलेंगे वहाँ स्टेज पर कि जी हमने आपको ये दिया, जब तक ये पॉलिटिकल आदमियों के दिमाग से नहीं निकलेगा ये डिमांड आती रहेगी। दूसरी बात, जो सिस्टम हमारा बन गया है कि पहले मैं वहाँ भी हमने बात की थी कि 5 ईयर प्लान जो है, 5 ईयर प्लान में हम यही सोचते हैं कि इलेक्शन टू इलेक्शन, ये प्लान लंबा होना चाहिए कि हम कंट्री को कहाँ लेकर जाएंगे, कैसे करेंगे, और एक गांव को, जहाँ गांव है उसकी, एक गांव की पूरी डेवलपमेंट कैसे करनी है। उसके बाद लिख देना चाहिए कि इस गांव को पूरा डेवलप कर दिया, अब अगला गांव लेंगे। हम एक गली बना देते हैं, दूसरी 10 छोड़ देते हैं, तो डिमांड वहीं की वहीं रह जाती है। मैं आपको बताऊं, आपकी पार्टी के मतलब राहुल गांधी जी जो नेता हैं आपके, एक बार राहुल जी ने कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया, उन्होंने ये सवाल पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि चौबे जी ये बताइए आप कि आपकी एमएलए से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी एमपी से क्या एक्सपेक्टेशन है, और बोले बताइए अगर एमएलए और एमपी दोनों से एक्सपेक्टेशन एकदम सेम है तो फिर तो पॉलिटिकल मॉडल ही फेल हो गया। सो मैं इसलिए सबसे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एमएलए और एमपी, भाई आपने इतना लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा है, आपने हर तरीके के आपने चुनाव देखे हैं, आप बाकी भी राज्यों के आप चुनाव लड़वाते हैं। क्या हम एज अ सोसाइटी, एज अ लोकतंत्र, क्या हम अभी भी बुनियादी मसलों पर ही अभी भी अटके हुए हैं क्या? बिल्कुल बुनियादी मसलों पर ही अटके हुए हैं, और मेरे ख्याल के अभी हम निकल भी नहीं पाएंगे। तो फिर तो पॉलिटिक्स ही फेल हो गई पूरी। तो पहले कौन सी भाग रही है? आप किसी भी स्टेट में चले जाइए कि हम ऐसी बातें करते कि हम आपको ये देंगे, हमें वोट डालो, हम आपको ये फ्री करेंगे। कोई बात नहीं करता कि हम एजुकेशन में कैसे आगे जाएंगे, हेल्थ सिस्टम अपना कैसे ठीक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे लेकर जाएंगे। जब तक पॉलिटिकल पार्टियों में एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं आएगी, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये सिस्टम जो है फेल नहीं और ज़्यादा खराब होगा। प्रणव जी, बड़ी विचित्र बात है, आप बिहार से आते हैं, मैं यूपी से आता हूं, और यहाँ पर देखिए हम लोग रंधावा साहब के साथ यहाँ पे पंजाब में बैठे हैं। भाई पंजाब के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और नॉर्थ इंडिया के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आप बनारस जाएं, प्रयागराज जाएं, या आरा जाएं, मोतिहारी जाएं, कहीं भी जाएं, आप अब झारखंड में चले जाएं, बात घूम फिर के वही रहती है कि मेरी सड़क पे गड्ढा है, मेरे घर के बाहर वाटर लॉगिंग हो रही है, या मुझे फ्लाईओवर चाहिए। क्या सन 47 से लेके अब तक 2025 हो गया, हमें आज़ादी मिली सन 47 में, क्या भारत में हमेशा राजनीति क्या गरीबी ओरिएंटेड ही रहेगी क्या? मैं समझना चाह रहा हूँ। धन्यवाद भूपेन। मुझे याद है कि
किसी और वाक़ये में इस बारे में हम बात कर रहे थे और मेरा अनुभव है, और देश के अलग अलग राज्यों में घूमने के बाद मेरा ये अनुभव है, मैं कहता हूँ कि मेरा मूल राज्य तो बिहार है, पर विभाजन के बाद बिहार झारखंड हो गया। तो ये समस्या जो है ये उत्तर के राज्यों में ज़्यादा है, और दक्षिण के राज्य को मैं मानता हूँ कि वो अभी भी जो हैं वो हमसे अभी तो क्या मतलब, वो हमसे कम से कम 3-4 दशक आगे हैं, क्योंकि वहाँ ये सुविधाएं, ये जो मूल मुद्दे हैं, वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो एक जो है विकसित राज्य के पैमाने पर आप उनको देख सकते हैं। सफाई का मामला हो, वो शायद इस वजह से हुआ क्योंकि समाज में जागरूकता शायद पहले आ गई वहाँ, और लोगों ने जाति पाति धर्म से उठकर अपने ज़रूरतों के हिसाब से वोट करना शुरू किया। उत्तर के राज्यों में या पूरब के राज्यों में, जिसको बाद में अर्थशास्त्रियों ने बीमारू राज्य भी कहा, वहाँ ये हुआ कि चुनाव आप मुद्दों के ऊपर लड़ेंगे। आप चाहेंगे कि महंगाई को मुद्दा बनाएं, चाहेंगे कि आप स्वास्थ्य शिक्षा को मुद्दा बनाएं, लेकिन जब वोट करने की बार आती है तो फिर आखिर में जो है वोटर भूल जाता है, वो फिर अपनी कम्युनिटी के आधार पर वोट करता है कि हमारा आदमी है, वो लाख नालायक है लेकिन वोट अपने आदमी को देगा। वो तब ये भूल जाता है कि ये आदमी हमारे समाज के लिए सबसे बेहतर है, ये सबकी तरक्की के लिए काम करेगा, ये रोज़गार के लिए काम करेगा, ये ईमानदारी से काम करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि सरकारी भ्रष्टाचार ना हो। तो लेकिन ऐसा देखा गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है ये एक रास्ता है, इसको हमें तय करना होगा, और ये इवॉल्व होते होते जैसे जैसे समाज में विकास होगा, ज़्यादातर लोग जब इस तरह से वोट करने लग जाएंगे कि वो अपने मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे, तो फिर आपको ये सुधार दिखने लगेगा। लेकिन मैं एक बड़ी विचित्र बात है और बड़ी रोचक बात है यहाँ पर देखिए, मतलब मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुलना कर रहा हूँ। पंजाब को आप देखिए, पंजाब में इतने बड़े पैमाने पर एनआरआई पैसा आ रहा है, इतनी बड़ी तादाद है। कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी आप जाएं आपको पंजाब के निवासी आपको मिल जाएंगे। आप यूपी और बिहार की आप बात करें कि नहीं, कि वहां पे एवोल्यूशन नहीं हुआ है। सदर्न स्टेट्स में एवोल्यूशन हुआ है, कल्चरल एवोल्यूशन है, एजुकेशन एवोल्यूशन है, पॉलिटिकल एवोल्यूशन है। पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है सर ये? पहली बात तो, अगर रिसोर्सेज की तो कमी है नहीं पंजाब में, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? जैसे प्रणव जी ने कहा कि जाति के कम्युनल लाइंस पर भी वोटिंग होती है, पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब एक ऐसी स्टेट है पूरे इंडिया में जो बहुत सेकुलरिज्म में है, वो ध्यान रखते हैं, हिंदू जहाँ सिख जहाँ एसीज, उनमें ऐसी बात नहीं है। क्यों आप क्या कि पंजाब में आप जब आप टिकटें देते हैं तो क्या आप ये नहीं सोचते कि सिख समुदाय में कौन जट सिख है, कौन बापा सिख है, कौन क्या है? उसी पर आ रहा हूँ। पर ऐसे भी हम हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, और कभी ये नहीं देखा कि देखिए जो सिटी है वहाँ हिंदू देना ही पड़ेगा, जहाँ नहीं पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको फिर आप उनको इलेक्शन कहाँ लड़ाएंगे? उनको रिप्रेजेंटेशन तो हमें देनी होगी। सिख जो है जहाँ एसीज हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन देनी होगी, इसके हिसाब से हम वो करते हैं। दूसरी बात, जैसे आपने कही कि एनआरआई बहुत हैं। एनआरआई जो पंजाब का कोऑपरेटिव बैंक है, अगर उसको हम देखें, सबसे ज़्यादा अगर पैसा कोई किसी बैंक में है तो जिसको दुआबा बोलते हैं जलंधर साइड, उसी पैसे से हमारा कोऑपरेटिव बैंक जो है पंजाब का वो खड़ा है। अब ऐसा उल्ट हो गया है कि जो एनआरआई हैं वो डर गए हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जो बैठ कर उसी के पास ही रह जाएगी। अब वो धीरे धीरे जहाँ से पैसा निकाल कर जहाँ वो बैठ के हैं, जो पहले पुराने थे उनको था कि मेरा गांव है, मेरा शहर है, मेरी ज़मीन है, अब वो काम ख़त्म हो गया है। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़, मैंने आपको पहले भी कहा था, वहाँ हम बैठे थे, कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी, वोटर की सोच बाद में बदलेगी। अगर हम ऑनेस्ट हैं तो उनके दिमाग में आएगा कि मेरा लीडर ना तो मेरे को पैसे देगा, ना मेरे को शराब भेजेगा, ये वोट जाएगी तो
उस लीडर को जाएगी जो लीडर पंजाब के लिए काम करेगा या देश के लिए काम करेगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आप वाकई यहाँ पर जो पठानकोट की इतनी प्यारी जनता जो बैठी है, क्या आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं सरदार जी की राजनीति में ना ऑनेस्टी बेस्ड राजनीति संभव है? राजनीति में अगर कोई 2% नहीं लेगा तो राजनीति कैसे होगी, मुझको ये बताइए। जी बिल्कुल बात ठीक है। जो पुराने लीडर थे उस टाइम जब वो गांव में जाते थे तो मैंने अपने फादर को ही देखा, जहाँ जो सामने बैठे हैं इनके भी, तो उस टाइम जो लोग आते थे कि आज वोट के लिए आएंगे, लोग लाइन में खड़े होते थे, कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, जो बहुत देता था वो 100 रुपया। तो वो लीडर के लिए वो कहते थे कि हम आपको जो वोट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आप हमारे साथ वादा करके जाओ कि आप ऑनेस्ट रहोगे। अगर वो ऑनेस्ट नहीं रहा तो नेक्स्ट टाइम उसको वो वोट नहीं डालते थे, उसको हरा कर भेजते थे। अब उल्ट हो गया है कि क्या देकर जाओगे, क्या आगे दोगे। आए हो आज- तो क्या लाए हो, जाओगे तो क्या छोड़ के जाओगे? छोड़ के जाओगे। ये जब तक ये पब्लिक सामने बैठी है, जब तक ये अवेयर नहीं होगी कि भाई साहब आप करप्ट हो, आपको वोट नहीं डालेंगे, ये देश कभी तरक्की नहीं करे। मुझे एक बात है प्रणव जी, अभी मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर डिस्कशन है, करप्शन इन पॉलिटिक्स। अभी देखिए दिल्ली में कल जो है चुनाव की अभी मतगणना मतलब काउंटिंग हुई, हमने देखा क्या हुआ। बहुत जोर शोर से बड़ा एक शोर मचाया गया दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, कि शीश महल टॉपिक है। लेकिन मैंने देखा कि जितने भी सर्वेज हो रहे थे उसमें जब स्पेसिफिकली भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल पूछा गया तो लीस्ट इंटरेस्ट पब्लिक का, मतलब लीस्ट इशू फॉर वोटिंग प्रेफरेंस वॉज करप्शन। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई भ्रष्टाचार के कारण क्या लोग वोट करते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज मानती हैं कि भ्रष्टाचार स्वरूपी, भाई बीजेपी के ऊपर रफाइल डील पे आपने आरोप लगाया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आरोप लगाया, कॉर्पोरेट करप्शन ऑफ अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का एक माहौल बनाया गया, लेकिन हुआ क्या निकला? क्या करप्शन रियली मैटर करता है पब्लिक लाइफ में? मेरा मानना है कि करप्शन पब्लिक लाइफ में मैटर करता है। और केंद्र की आपने केंद्र का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। मैं राज्यों से कहता हूँ आपको कि आप तेलंगाना में देखें, वहाँ जो है 10 सालों से लगातार सरकार चल रही थी बीआरएस की, और परसेप्शन था, पब्लिक परसेप्शन था कि बेहद ही करप्ट गवर्नमेंट है। और कांग्रेस पार्टी ने करप्शन को मुद्दा बनाया, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने करप्शन को मुद्दा बनाया, वहाँ सरकारें बदल गई। पिछला सवाल जो आपने पूछा था करप्शन से रिलेटेड, मैं उसको पंजाब, जब मैं उदाहरण दे रहा था देश के विकसित राज्यों का, तो जो पंजाब के बारे में मेरा अनुभव है 15 साल पहले का, कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो देश के बेहतरीन राज्यों के बराबर का यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था। जो गांव में सड़क है या बिजली की आपूर्ति है या पानी है या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो वो उस समय 2010 के पहले, खास करके ये बुरा तब हुआ जब 10 साल अकाली दल का शासन रहा, और उसमें लोग खुले कहते थे कि लूट है, वो रेते का हो, बस का कॉन्ट्रैक्ट हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और उसमें क्या हुआ कि उस करप्शन में, जब सरकार में ओपनली पॉलिटिशियंस करप्शन करने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि उसकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो जाती है, और जो गवर्नेंस के लिए आदमी, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो फिर करप्शन करने लग जाते हैं। और फिर वो होता है, उसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। फिर पब्लिक ये मान लेती है कि कुछ भी कर लो, ये सभी करप्ट होंगे, और उसमें फिर वो ये देखते हैं कि सबसे लीस्ट करप्ट कौन हो सकता है। सो पंजाब की जो दुर्दशा हुई वो करप्शन की वजह से हुई। आज डेफिसिट में है क्योंकि एक सरकार आई, उसी तरह से एक जो सरकार के कांग्रेस की सरकार थी उसको विलेनस पेंट किया, उसके ऊपर आरोप लगाए, और लोग एक नया मौका देना चाहते थे। आज क्या है कि पंजाब डेड साइकिल में पहुंच गया है, नया कोई आमदनी का साधन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जो उद्योग यहाँ थे वहाँ से चले गए, सरकार के पास विजन नहीं है कि नई योजनाएं लाई जाएं। आप सीनियर मोस्ट लीडर हैं यहाँ, ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, यहाँ की इकोनॉमी हमें सुधारनी होगी, लोगों का
ट्रस्ट रिस्टोर करना पड़ेगा। जो बाहर से रेमिटेंस मनी आ रहा है, जो पैसा है लोगों के पास, वो यहाँ लगाना चाहेंगे, बशर्ते वो लगाए, वो उसका कुछ मीनिंगफुल, उससे उद्योग हो, उससे कुछ फ़ायदा हो, उससे रोजगार हो। तो करप्शन मुद्दा है, करप्शन राज्यों का मैंने उदाहरण दिया, करप्शन है। और ये आप ये देखें कि एक पार्टी जो कि करप्शन का प्लैंक बना के केंद्र में 10 सालों से शासन में थी, उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा और वो सत्ता से बाहर चली गई। नहीं, लेकिन तो ये ऐसा है क्यों? मुद्दा। ऐसा क्यों है? मुझे कल की आप देखिए घटना, प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कल कहा कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस के साथ जाता है उसका सत्यानाश तय है। वो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात कर रहे वो कह रहे हैं कि मोदी साहब वो तो विश्व गुरु हैं, वो कोई भी बात कह सकते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे प्रणव जी ने कहा, अकाली दल ने पंजाब के लिए बहुत सेक्रीफाइस भी किया और उस पार्टी ने काम भी बहुत किया, जो उनके पुराने लीडर थे। पर 2012 में जब अकाली दल बना दोबारा, सेकंड टाइम आई उनकी गवर्नमेंट, उसके बाद लैंड माफिया, सैंड माफिया, लिकर माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, जो भी हिंदुस्तान का माफिया था वो अकाली दल के नाम लग गया और उन्होंने किया भी। उसके बाद आज देखिए कि उनके 2 एमएलए हैं, कहाँ वो सबसे बड़ी पार्टी होती थी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो भी उनके साथ लगा वैसा ही बीजेपी के साथ होगा। देखिए, जब पोलराइज करना और देश को धर्म की राजनीति में लेकर जाना, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। कुछ टाइम के लिए तो लोग कहेंगे कोई बात। इसलिए मैंने कहा कि जो पंजाब है, ये सेकुलर स्टेट है, जहाँ बीजेपी जोर लगा ले उनका एमएलए नहीं बनेगा। लेकिन तो मैं एक मिनट मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल हमारा बॉर्डर है, जहाँ बैठे हैं। जैसे सजल ने कहा कि हमारा नाम लग जाता है कि बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक बार नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारे थ्रू पंजाब इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। उनके ड्रोन आप लोकेशन भेजो, वहाँ उनका ड्रोन 20 किलोमीटर के अंदर वो आकर वापस पाकिस्तान चला जाता है। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं कहा। अभी बजट पर वो स्पीच दे रहे थे, कहने लगे कि हमने घर घर में पानी को पहुंचा दिया। आप जाकर देखिए, ये सामने मेरे सुजानपुर वाले बैठे हैं, इनके गांव में आज भी पानी नहीं है। 10-10, 15-15 किलोमीटर से वो पानी लेकर आ रहे हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दे कि मैंने घर घर पानी भेज दिया, मैंने नहरों का पानी भेज दिया, मैंने दरिया को ऐसे कर दिया। यार, हमारा तो पानी आज भी रावी का पूरा पाकिस्तान जा रहा है। जब तक इरिगेशन, हम कहते हैं ग्राउंड वाटर खराब हो गया, अगर हम अपनी यूपीटीसी एक कनाल है हमारी रावी से निकलती, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर के जहन में एक बात चली जाए कि मैंने पंजाब का पानी जो है वो ठीक करना है, तो उसके ऊपर इतने पैसे खराब करते हैं एडवर्टाइजमेंट पर, जितने इनकी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो एक ही नहर दे दें, पूरा का पूरा माजा 1 लीटर ग्राउंड वाटर नहीं लेगा। ये क्योंकि सोच ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि यार क्या हम कहेंगे तो लोग वोट डाल देंगे। मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ, लेकिन उस सोच में बीजेपी तो आपको बहुत पीछे छोड़ चुकी है, क्योंकि भाई केंद्र में भी वो सत्ता में है। जिन स्टेट्स में आप एक समय में सत्ता में होते थे, देखिए वो सब आज की डेट में बीजेपी के बैस्टियंस हो गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो आप बात कह रहे हैं शायद वो एक सिर्फ पॉलिटिकल थियरी के कॉन्टेक्स्ट में वो रह गई है, वो प्रैक्टिकलिटी नहीं हो रही? मैं देखिए आपकी इसमें हमारे भी है कि जब तक सुखजिंदर सिंह रंधावा अपने दिमाग में ये लेकर नहीं आएगा कि मेरे को कांग्रेस ने दिया है, आज मैं हूँ तो मैं कांग्रेस की बदौलत हूँ, जब तक जे कांग्रेस के लीडरों में आ गया जब, तो कांग्रेस कभी पीछे नहीं जाएगी। ये हमारे में कमी है।
मुझे मेरे पर्सनल है, मैं जो दे रहा हूँ ये हमारी कांग्रेस में आना चाहिए कि मैं कांग्रेस से ऊपर नहीं हूँ। बीजेपी ने ये अडॉप्ट कर लिया, जो कांग्रेस का था कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं अगर कांग्रेस का टैग है तो मैं लीडर हूँ, जब टैग उतर जाएगा तो मैं लीडर नहीं हूँ। ये कांग्रेस के, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसमें डिसिप्लिन जो है उसकी भी बहुत ज़रूरत है। तो क्या यही एक कारण है प्रणव जी? अभी देखिए, हमने बात की, हमने सोच की कि क्या सोच होनी चाहिए, नेता की क्या सोच होनी चाहिए। आपने, रंधावा साहब ने प्रश्न भी उठाए और हमने देखा कि कांग्रेस जो भाव कांग्रेस आगे लाना चाहती है, उस भाव के ऊपर ही भरोसा नहीं है। इनके मुताबिक वो गलती कांग्रेस के अपने लीडरानों में है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं इनसे असहमत कैसे हो सकता हूं? महासचिव है, हमारे सीनियर हैं। लेकिन आप लोकतांत्रिक पार्टी हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। तो जो बात कह रहे हैं वो इनके साथ जो एक बात जोड़ना चाहता हूं आगे कि जब आपके ऊपर लगातार अटैक हो और एक माध्यम होता था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, वो समाचार पत्र का है, टेलीविज़न का है, उसके बाद फिर सोशल मीडिया है, तो जब वो माध्यम करप्ट हो जाए तो आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे सही तरीके से और आपकी छवि को खराब कर दिया जाएगा। मसलन राहुल गांधी की छवि को ही लीजिए आप, कि 10 साल जो है वो जो विपक्ष कर सकता था उसके बारे में हमारा विपक्ष जो है उसने किया उनकी छवि को खराब करने के लिए। और जब वो खुद सड़क पर निकले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और लाखों करोड़ों लोगों से मिले, तो लोगों को बड़ा अचरज हुआ कि ये आदमी तो बिल्कुल ही अलग आदमी है। जो छवि इनकी बनाई थी भाजपा ने और आरएसएस ने, वो बिल्कुल ही अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वैल्यू है वो आज का बना हुआ नहीं है। वो इसलिए नहीं बना कि हम 2014 में 100 सीटें लेके आ गए, 2024 में या 2019 में हमारे पास 53 सीटें आई। हमारी वैल्यूज़ आज की नहीं है। हमारी वैल्यूज़ जब हम 1885 में जब हमारा जन्म हुआ था तब और अब 139 सालों के बाद वो वही वैल्यू है। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, हमारे लिए लोगों की ज़रूरतें सर्वोपरि हैं। हम सत्ता में आने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, भले ही हम हार जाएं। हम सही राजनीति करेंगे। हम जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको सबसे सामने रखेंगे, सबसे आगे रखेंगे और उसके आधार पे कहेंगे कि हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपको शिक्षा देंगे, हम महिलाओं को महंगाई से लड़ने के लिए महीने में इतना पैसा देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि मित्रों अगर कांग्रेस आ गई, भाजपा आ गई तो आपके मंगलसूत्र खोल लेगी और भैंस खोल लेगी और कटोगे तो बटोगे। हम नहीं कहते ये। तो आज चलता क्या है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं मंगलसूत्र, मटन, मुगल, भैंस, मंगलसूत्र, ये बातें चल रही हैं। जिम्मेवारी है किसको चलाने की? ये चतुर्थ स्तंभ की जिम्मेवारी है जिनकी पैरोकारी आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे वो सब खुद जर्नलिस्ट हैं आज। तो क्या देखते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं, क्या प्रमोट करते हैं, तो ये एक सामूहिक समाज की जिम्मेवारी है। और मेरे ख्याल से देर सवेर उजाला होगा, लोगों के समझ में आएगा। और मुझे जो हम स्कूल के प्रांगण में बैठे हैं यंग जनरेशन से बहुत उम्मीद है। और मैं खुद देख सकता हूँ बिहार में, पटना जैसे शहर में 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे जो है उनकी आंखें खुल गई हैं। वो केंद्र सरकार की नीतियों से असहमत हैं, उनको लगता है कि गलत हो रहा है, बच्चों के मन में जहर घोला जा रहा है, किताब के नाम पर सिलेबस के साथ टेम्परिंग हो रही है। तो बदलाव है, समय लगेगा, बहुत बड़ा देश है, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। अंधेरा छटेगा सूरज फिर खिलेगा, बिल्कुल होगा ये। बड़ी कविता है। मैं थोड़ी देर में आई थ्रो द फ्लोर ओपन और मे बी हमारे कुछ जो मित्र हैं वो भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। लेकिन मैं प्रणव जी की बात को थोड़ा सा आपसे और आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं रंधावा जी, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, हम यहाँ पंजाब में देखिए आपका कितना बड़ा, भाई कांग्रेस पार्टी का क्या इतिहास रहा है पंजाब में। आज की तारीख में आप कांग्रेस को पंजाब में कहां देखते हैं? जो दिल्ली में हुआ कल, उसका क्या इंपैक्ट, क्या इन्फ्लुएंस आप पंजाब में देखते हैं?
देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि राहुल जी के बारे में, जब तक कांग्रेस के लीडर वर्कर तो राहुल गांधी बनना चाहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब लीडर राहुल गांधी को धोखा दे जाएंगे, उनका ध्यान रखना चाहिए कि जो एक बार पार्टी को छोड़कर चला जाता है, उसको दोबारा, जैसे दिल्ली में नाम ही ले लेता हूं, लवली, अरविंदर सिंह लवली, बीजेपी उन्होंने 2013 में अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया, उसने मजबूर कर दिया, और जब उनको सपोर्ट किया तो बाद में वो बीजेपी में चले गए। अब वो वापस आए और उनको कांग्रेस का, प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना, और जब नहीं हुआ तो फिर वो बीजेपी में चले जाना, ये ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हमारी फैमिली ट्रेडिशनल कांग्रेसी हैं, तो जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो कांग्रेस को छोड़कर चला गया, उसको 6 साल के लिए कहते कि अब तेरे को 6 साल के बाद वापस लिया जाएगा। वो डिसिप्लिन था। इसलिए मैंने कहा कि आप एक एक लीडर को देखिए। राहुल गांधी की सोच ऐसी है कि नेशनलिस्ट सोच है, पॉलिटिकल थ्योरी है सर। मैं बार बार यही कह रहा हूं, मतलब वो पॉलिटिकल थॉट पे रह गया है शायद। पॉलिटिकल थ्योरी उनकी समझता ही, मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी पॉलिटिकल है। ये देखिए, दो बातें होती हैं। राहुल गांधी पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन ही नहीं है, वो लीडर है। अच्छा, पॉलिटिशियन और लीडर में बहुत फर्क होता है। लीडर वो है जो अपने लोगों की बात करे, जो अपने देश को आगे लेकर जाने की बात करे। पॉलिटिशियन वो है जो कैसे पावर में आना है, कैसे लोगों को झूठ बोलना है और सच्चाई में बदलना है, देश बाहर में जाए। ये दोनों में फर्क है। राहुल गांधी झूठ नहीं बोल सकते, राहुल गांधी किसी को गुमराह नहीं कर सकते, राहुल गांधी ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसा करूंगा। वो कहते हैं कि मैं देश को आगे लेकर जाने के लिए ये काम करूंगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो डिसीजन था आम आदमी पार्टी को 2013 में बिल्कुल गलत था? क्या उसी के कारण आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी देखिए कहां से देखो, जहां जहां भी कांग्रेस ने यूपी में बहुजन समाज पार्टी के साथ किया, उस टाइम मेरे फादर पंजाब के पीसीसी प्रेसिडेंट थे। वही फार्मूला, क्योंकि यूपी और पंजाब के इकट्ठे इलेक्शन हुए थे, तो उसी के ऊपर कहा गया कि पंजाब में इनके साथ हम करेंगे, अलायंस करेंगे। मेरे फादर ने कहा कि मैं प्रेसिडेंटशिप छोड़ता हूं, मैं इनके साथ अलायंस नहीं करूंगा। हमारा वर्कर जो अलायंस में इनके साथ चले जाएगा वो वापस नहीं आएगा। तो इन्होंने अलायंस नहीं किया। आज पंजाब में 97 में हम हार गए, 2002 में कांग्रेस वापस आ गई। अगर हम 97 में उनके साथ अलायंस कर लेते, क्योंकि वो कहते थे कि 60-40 की कर लो, 60 कांग्रेस ले ले, 40 वगैरह, हमने 40 सीट्स उनको देकर अपना पूरा का पूरा कार्डर उनको ट्रांसफ़र कर देना था। तो आज भी मैं इस बात पर हूँ कि हमें कभी अलायंस के साथ नहीं चलना चाहिए। कांग्रेस आज भी हर गांव में, हर वार्ड में कांग्रेस जो है आज भी वहाँ खड़ी है। हमारे अपना वर्कर मिलेगा। आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी आरएसएस मजबूत है, जितना कांग्रेस का वर्कर मजबूत है, वो तो आरएसएस वाले तो पेड हैं, तो हमारे तो वर्कर कांग्रेस के लिए लड़ मरने के लिए खड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर हमें कांग्रेस को अभी काम बहुत करने की जरूरत है। क्या इम्प्लीकेशन क्या है प्रणब जी? कल जो हुआ, एक व्यू है कि कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी हार गई और कांग्रेस के कारण बीजेपी को दिल्ली मिल गया। मुझको यह समझाइए कि कल के बाद राष्ट्रीय राजनीति पे, चाहे वो पंजाब हो या अन्य जो अन्य राज्य है जहां पर चुनाव होना है, क्या इंप्लीकेशन देखते हैं आप, क्या इम्पैक्ट? मुझे लगता है कि जिस चश्मे से आप इस तथ्य को देख रहे हैं, उसी चश्मे से अगर थोड़ा पीछे जाए तो एक उसी दल के कारण जो दल हार गई वहाँ, उसकी वजह से कांग्रेस गुजरात में बहुत बुरा की, उसी की वजह से हमें हिमाचल में नुकसान हुआ, उत्तराखंड में नुकसान हुआ, हम गोवा में सरकार बनाने से रह गए।
और इसके तो प्रमाण हैं कि उस पार्टी का जन्म कैसे हुआ, वो किस विचारधारा की पार्टी है, भाजपा के किस धड़े से वो आरएसएस से उनका संबंध है। तो उनका तो जन्म इसलिए किया गया कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, ये टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको, कि जहां तक कांग्रेस की अपनी राजनीति है, कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही थी। कांग्रेस अपनी राजनीति का मतलब है लोगों की राजनीति कर रही थी। कांग्रेस उस राज्य में 15 साल का बेहतरीन सरकार दिया कांग्रेस ने। वहाँ से हमें झूठ सच उल्टी सीधी बातें कह के आरोप लगाकर आक्षेप लगाकर, आज मनमोहन सिंह नहीं है यहाँ, कैसे कैसे आरोप लगाए उन्होंने शीला जी के ऊपर। क्या वो चोर थी? हजारों ऑटो पर कल को कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भगवंत मान चोर है लिख के ऑटो में अगर लगाकर और 10,000 ऑटो और रिक्शा घुमाने लग जाए तो क्या ये जायज है? हुआ? तो ये लोग ऐसे लोग थे कि जो कि धोखे से राजनीति में आए थे और धोखा देकर लंबे समय तक शासन करना चाहते थे। कांग्रेस अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश कर रही थी लोगों के मुद्दों को लेकर के। हमारा कैंपेन ये नहीं था कि बीजेपी बुरी है, इस फलां कारणों से बुरी है, या केजरीवाल फलां कारणों से बुरा है। हमने शिक्षा के ऊपर मॉडल दिया, हमने रोजगार के ऊपर मॉडल दिया, हमने स्वास्थ्य के ऊपर मॉडल दिया, हमने महिला सशक्तिकरण के ऊपर मॉडल, हमने इश्यूज बोले और हम उस बातों को लेकर के जनता के बीच गए। हमें खुशी है कि लोगों का विश्वास कांग्रेस में जाग रहा है और शायद हम एक कदम, लेकिन कहाँ जाग रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पे पता क्या चल रहा है सर? सोशल मीडिया पे आज पता क्या चल रहा है? वो ये चल रहा है, बीजेपी की बारात में कांग्रेस क्यों नाच रही है? नहीं, देखिए ऐसी कहां से रिवाइवल ऐसी बात नहीं है। इन्होंने जैसे कहा है कि आम आदमी पार्टी, मैं कहता हूं कि बीजेपी की बी टीम है। जब गुजरात में आप देखिए इलेक्शन हुए तो बीजेपी ने फंडिंग की और आम आदमी पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ी। हम 79 एमएलए ले गए तो इन्होंने पर 93 के 94 के नज़दीक पहुँच गए। और हमारी हार उस टाइम इनकी आम आदमी पार्टी की वजह से हुई। जब बीजेपी ने देखा कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, इसको खड़ा किया, तो हमने वो पॉलिटिकली ज़्यादा रखते हैं कि पूरा दिन में कैसे करना। आज अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान में फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लेकर आई, जितने भी हैं आरटीआई वो लेकर आई, उनके नाम चेंज करके वो वाह वही आप ले रहे हैं। कांग्रेस को अब जो वर्कर है और अवेयरनेस है, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस कभी हारती नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस के लीडर ही हरा देते हैं। बहुत बड़ी बात कही आज आपने। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। कांग्रेस हारती नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस के लीडर ही हरा देते हैं। बहुत बड़ी बात कही, इनको बहुत ऑनेस्टी के साथ आपने कही। इसका भाई आपको मतलब आपकी तारीफ करनी चाहिए उस पर। तो इलैबोरेट सर। जब तक उन लीडर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। कौन है वो लीडर, आप बता दीजिए ना आज। नहीं, ये तो पुराने कांग्रेस ही हैं। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप खुद ही सबसे पुराने कांग्रेसी, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आप राजस्थान में चुनाव लड़वा चुके हैं। मेरे को देखिए किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, नाम बता दीजिए। मैं एक बार कह रहा हूँ कि ठीक है, कैप्टन साहब 84 में कांग्रेस छोड़कर चले गए तो हम फिर उनको लेकर आ गए। हमने 2 बार चीफ मिनिस्टर बना दिया। जब वो नहीं रहे तो कांग्रेस छोड़कर चले गए। ऐसे लोगों को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, आज मैं कहता हूं कई लोगों को गुस्सा लगेगा, जो आज बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, हम सभी ने वोट डालकर उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया। उनकी फैमिली को कितने साल कांग्रेस ने पावर में रखा, तो जब कांग्रेस के माड़े दिन आए तो हम गाली निकालते हैं। लीडर का करैक्टर तो होना चाहिए। बिट्टू जो है आज रेलवे मिनिस्टर बनकर बैठा है, जो उनकी फैमिली को दे दिया, उससे ज़्यादा कांग्रेस क्या कर सकती है? वो कहते हैं ना कि सरदार बेअंत सिंह जी ने
टेररिज्म ख़त्म किया, तो जब उनकी डेथ हुई इमीडिएटली पार्लियामेंट की इलेक्शन आ गई। उनकी वाइफ जो माता जसवंत कौर जी थे उनको लुधियाना से खड़ा किया इलेक्शन में। हिंदू मेजॉरिटी थी, वो सबसे ज़्यादा वोट पर वहाँ से इलेक्शन हार गए। पार्टी हाईकमांड को आज हम पता नहीं कितने जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी पता नहीं गिनती से भी ज़्यादा हैं। प्रणव जी तो इसलिए नहीं बोल सकते कि ये सीपी साहब के साथ हैं, पर मैं कहूँगा कि 78 में जब इंदिरा जी को अंदर किया गया, उसके बाद नई कांग्रेस बनी, पूरे हिंदुस्तान में 4 जनरल सेक्रेटरी थे। 1 साल के बाद वो कांग्रेस को ऐसे ऊपर लेकर गए। तो आज इतनी बड़ी भीड़ है तो कांग्रेस वहाँ क्यों खड़ी है? अकाउंटेबिलिटी कभी फिक्स की जाएगी। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फिक्स होगी तभी बात आगे बढ़ेगी, तभी आगे बढ़ेगी। प्रणव जी, क्यों हार कर आए हो, हाँ। कैसे हरे, कैसे जीत कर आए, जब तक वो नहीं किया जाएगा, डर नहीं होगा। मेरी बात कई बार नहीं अच्छी लगती, पर मैं एक बात सत्य कहता कटु हूं, होता है, सत्य कड़वा होता है। आप सच बिल्कुल, बोल रहे हैं, जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक ऐसा ही रहेगा। जब हम कहेंगे तू हार कर आया है, उठाओ चलो। Honest comments, Pranav ji. You respond and then we'll take audience questions. Before that, I want to go back to your last comment when Randhawa साहब intervened. I want to ask you, आपने कहा आपने, वो बात रह गई मेरे कान में कि बीजेपी की बारात में कांग्रेस नाचती वो नजर आ रही है। मुझे ये बताइए, आपने किसको नाचते देखा? आपने मुझे नाचते देखा? ना मेरे को भी नहीं। रंधावा साहब को भी नहीं देखा। यहाँ विधायक बैठे हैं, पाड़ा साहब बैठे हैं, आप विधायक बैठे हैं, इतने वर्कर हैं, किसी को नाचते देखा आपने? जो आप देख रहे हैं वो वर्कर का बदला है, ये वर्कर की खुशी है। 6% वोट पे वर्कर की खुशी। वो आपके लिए परसेंट, दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं, ये रिग्रेशन नहीं है, ये पंजाब में असर होगा। ये रिग्रेशन और नहीं जो है। पंजाब के, देखिए मेरे को नहीं पता कि हिंदुस्तान पंजाब को क्या समझता है, पर मेरे जो दिमाग में है पंजाब जो है हिंदुस्तान का हेड है, सर है। बेशक हम 13 सीटों पर हैं, पर पंजाबी जो है ये ट्रेंड सेटर है। बिल्कुल। आप अपनी बात रखें। दोबारा पूछिए। You wanted to add something. Go I on. interrupted. So, this point I was making, and then बड़ी यहाँ पे हमारी देखिए बड़ी महिलाएं भी आई हुई हैं। मैं जो भी जी आपको जी, एक जी, बात बताऊं जी जी जी। कि जो आपने कहा कि कांग्रेस का वर्कर खुशी में है, खुशी में इसलिए है कि केजरीवाल जब 2017 में पंजाब में आए तो इन्होंने सबसे पहले मोगा में एक जसविंदर सिंह था, उसके टेररिस्ट के घर रहे, और वो आदमी था जिसने बागा पुराना में मंदिर में ब्लास्ट किया था। बेशक बाद में बरी हो गया, और इनके रहने के 2 दिन बाद जो धूरी नहीं वो क्या मौड़ बम ब्लास्ट हुआ, उसमें 7 बच्चे 9 साल से कम उम्र के और 2 बड़ी उम्र के थे, वहाँ गए। पंजाबियों को उनके दिमाग में है, आज अगर सिख फॉर जस्टिस ये कहती है, शरिया वो गुरपतवंत पंतनू कहता है कि हमने आपको फंडिंग की, हमने आपको वोटें दिलवाई। यार हमारा चीफ मिनिस्टर फरीदकोट में झंडा फ्लैग होस्टिंग के लिए जा रहा है, तो वहाँ खालिस्तान का जिंदाबाद और खालिस्तान का झंडा वहाँ लगा देते हैं, तो हमारा चीफ मिनिस्टर वहाँ से डर कर भाग जाता है। तो पंजाबियों को जिनकी टांगों में दम है वो चीफ मिनिस्टर चाहिए। क्या बात है, क्या बात है।
रामदास साहब, मैं एक बात जरूर आपकी तारीफ में कहूंगा कि आप ऑनेस्टी बोलते हैं, और मैं दुआ करूंगा कि आप इस ऑनेस्टी को बरकरार नहीं रखें, क्योंकि मैंने क्या लोकतंत्र के लिए लेना, बहुत जरूरी है। मैं नहीं, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। देखिए जो मेरे को मिल गया है इससे ज्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं। आपको पंजाब को वापस पावर में लाना ये आपकी जिम्मेवारी है। चलिए, लेट मी टॉस इट टू सीजल। सीजल जी के पास माइक है। सीजल जी, क्या किसी को भी कोई सवाल पूछना हो प्रणव जी से या रंधावा जी से, या कोई टिप्पणी करनी हो तो पहला क्वेश्चन मेरा। हाँ जी जी। दिस इज फॉर प्रणव जी। आपने देखा होगा सर, बीजेपी का काफ़ी ज़्यादा सिंस 2014, आई वुड से बिगनिंग 2017, we have seen a surge in increase of trolls in politics. ट्रोल आर्मी बहुत है। जैसे शीश महल में जो सोशल मीडिया का कैंपेन चला था शीश महल का, उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया, और कई लीडर्स ट्रोल करते गए ट्विटर में, कम्युनिटी नोट्स में पकड़े भी गए। और मैं नहीं नाम लूँगा, वो मौजूदा यूनियन मिनिस्टर हैं, किसी और देश की ट्रेन दिखा दी चलते हुए, और एवरीवन नोज द स्टोरी। आपको क्या लगता है कि ट्रोल आर्मी जो किसी भी पार्टी की तरफ से वर्क कर रही है, वो कितना इन्फ्लुएंस करती है इलेक्शंस पे? कमिंग टू अनदर पॉइंट, जस्ट टू मेक अ पॉइंट ओवर हेयर, राहुल गांधी जी को 20 साल से ट्रोल कर रहे हैं। हमारे में से कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर एक दिन यहाँ बैठे किसी को कोई ट्रोल कर देना, वो उसी वक्त कुर्सी छोड़ के बाहर चले जाएगा। इट्स नॉट दैट आई एम अ फैन ऑफ कांग्रेस, या मेरे को राहुल गांधी जी पर्सनली मेरे फेवरेट है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन जिन्होंने 20 साल से ट्रोल अटैक्स वो झेल रहे हैं, और स्टिल ही इज़ वेरी मच एक्टिव। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि ट्रोल आर्मी इन्फ्लुएंस करती है वोटर्स को? अगर करती है तो कितने एक्सटेंट तक करती है? इज इट अर्बन वोटर्स और रूरल वोटर्स? See, as long as people of this country is going to continue to choose the prime minister, a troll as a prime minister, I don't think we have any hope. And you yourself gave example. मैं खुद ये बात कहना चाहता था कि when trolls are rewarded with union ministership or chief ministership, then we have very little hope. As a society, we will have to realize, we'll have to regulate ourselves. हम शायद भूल गए पिछले 10 सालों में कि हमारा जो मूल सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत, सभ्यता का सिद्धांत है, वो सत्य, अहिंसा, शांति का है। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग सत्ता में आज काबिज हैं, वो उनकी आस्था इस विचारधारा में नहीं है। वो ट्रोल करने में विश्वास करते हैं, मिथ्या भाषण में विश्वास करते हैं, अशांति में विश्वास करते हैं। गांधी के शहादत दिवस पर गोडसे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एबेरेशन है, ये बहुत 5000 साल की सभ्यता में ये 10 साल जो है बिल्कुल ये स्पेक की तरह है। तो ये भी दौर है, ये चला जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ जो नई पीढ़ी बैठी है ये समझती है चीज़ों को, और जल्द ये अपनी चीज़ों को अपने हाथ में लेगी और भूल सुधार करेगी। कुछ अच्छे यंग उद्यमी यहाँ पर हैं। ब्रोनिल जी वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। कुछ वो बड़ा डॉक्टर साहब हैं यहाँ के पठानकोट के, और सीजल जी के हमारे सहयोगी हैं। रोनिल जी, माइक दो। अच्छा, आप अंदर। रोनिल तू इधर ही आ जा। अपना नाम बता दे भाई साहब। मेरा माइसेल्फ संजीव, आई एम वर्किंग विद दूरदर्शन जलंधर। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस दोनों लीडर से है कि 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जो एमएलए लूज़ कर जाता है वो लोगों से कट जाता है। उसको पता है कि 4 साल के बाद मैं लोगों के पास जाऊंगा और फिर मैं वोट के लिए डिमांड करूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कांग्रेस की सबसे बड़ी, मुझे लगता है हमारे एरिया में तो है, कि जो लूज़ कर गया वो लूज़ कर गया, लेकिन सेकंड लीडर ही वहाँ पे पैदा नहीं होने दिया जाता है। कांग्रेस अगर सपोज अगली बार टिकट देगी, किसको देगी? वो जा तो उसी को देगी जहाँ सेकंड ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, कि सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। लीडरशिप क्वालिटी आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कांग्रेस के सामने मेरे हिसाब से। ये आपने असेस करना है, इसको देखना है। थैंक यू सो मच।
एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया है आपने। जो मैं वही वही कहता हूं कि जो सेकंड या थर्ड लीडरशिप है वो पैदा होनी चाहिए, पर उसमें कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आगे कौन है। अगर हम घर बैठे ही करते रहेंगे कि मैं लीडर हूं, मैं लीडर बनूंगा, ये लोगों में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है कि आज से 30 साल पहले एक चीफ मिनिस्टर है, उसके बराबर का एक और लीडर खड़ा था, उसके बराबर का थर्ड भी खड़ा था और फोर्थ भी खड़ा था। अब कमी है, हम वहीं कर देते हैं कि यार इसके बाद क्या बनेगा। ये रखना चाहिए कि इसके बाद मेरे पास ये लीडर है, ये आगे लेकर, पर उस लीडर में अब मैं हूं। मैं इलेक्शन हार गया 2007 में, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि मैं 2 में जीत गया, 7 में हार जाऊंगा, 12 में फिर आ जाऊंगा। अगर वैसी लीडरशिप चलेगी, कांग्रेस नहीं चलेगी। जब उनके दिमाग में होगा कि ये मेरी पार्टी है, मैं पूरे 5 साल इनके लिए लड़ूं मरूंगा, तो नेक्स्ट टाइम उसी को लोग लाइक करेंगे, अदरवाइज उसको लोग नहीं करेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने आज़ादी ली, जिन्होंने देश के लिए काम किया, जो फांसी के फंदों पर चढ़े, जो 20-20, 10-10 साल जेलों में रहे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि देश कभी आज़ाद होगा। देश आज़ाद हुआ। तो मैं कांग्रेस के लीडर साहबान को भी कह देता हूं कि राहुल गांधी अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपनी पार्टी के लिए लड़ रहा है, और वो दिन दूर नहीं, हमारी कांग्रेस और देश, जो कांग्रेस ने ट्रेडिशंस बनाई थी कि देश को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे ये पोलराइजेशन नहीं होने देनी, तो वो कांग्रेस आगे आएगी और राहुल गांधी की ही लीडरशिप। कांग्रेस ही है और जीत की सबसे ज़्यादा दावेदारी है। अगर जीत की दावेदारी है लेकिन विचारधारा में वो कमज़ोर है, तो हम विचारधारा को भी ज़्यादा तरजीह देंगे 19-20 अगर हो तो। लेकिन ये होता है कि जीतने वाला उम्मीदवार कौन है, विचारधारा उसकी कांग्रेस ही है। और ये लीडरशिप की सोच है कि ऐसे लोगों को खोजो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो जनता के मुद्दों के लिए लड़े, जो 24 घंटे सड़क पर हो, जो संविधान के लिए लड़े, लोगों के अधिकार के लिए लड़े, जो सरकार चीज़ें मुहैया कराती है वो उनको सुनिश्चित कराए। ऐसे लोगों को ढूंढो। ये बात है कि कई लोग हैं, ये आपके सामने उदाहरण बैठे हैं, विजेंद्र पारा जी 24 घंटे होते हैं सड़क पर। कई लोग ऐसे हैं और कई लोग हैं जो कि हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं। उसमें भी एक कारण होता है कि जो हारते हैं उनको लगता है कि जनता ने उनको नकार दिया है, तो वो लोगों के बीच थोड़ा कम होते हैं, चुनाव के पास फिर एक्टिव होते हैं। लेकिन जो राजनीति करता है वो सिर्फ राजनीति करता है। आप 24 घंटे 365 दिन राजनीति करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, जीत हार से प्रभावित नहीं होने वाले लोग हैं। नई पीढ़ी है वो कुछ एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसेस हैं, उन्होंने कई चीज़ें की हुई हैं, तो सभी तरह के लोग हैं। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि 8 इलेक्शन लड़ी, तस्वीरी सीकरी की बात तीन हार गया, 3 जीत गया, 5 हार गया। तो कई लोग ऐसे भी आते हैं जो पता नहीं कितने कितने इलेक्शन बाप दादे से लड़ते हैं, जब जाने लगते हैं तो कहते हैं कि मेरे को कांग्रेस ने क्या दिया। वो कई बार बहुत, मैं थोड़ा और किस्म का आदमी हूँ, मैं बहुत टेढ़ा जवाब ही दे देता हूँ। तो जब तक वो सोच जो कहता है कि मेरे को कांग्रेस ने मेरे, उससे पूछना चाहिए कि तूने कांग्रेस को क्या दिया। जो लाइबिलिटी है कांग्रेस के ऊपर, वो एसेट बनना चाहती है। शायद यही कारण है कि जितनी जो आपकी जो सो कॉल्ड युवा पीढ़ी थी 2004 में, वो सब की सब आपको छोड़ के चली गई है। जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देओरा, बड़ी लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की। देखिए, मैं फिर उसी बात पर ही आऊँगा, फिर रवनीत बिट्टू का भी आपने नाम बताया। मैं उसी बात पर ही आऊँगा कि जो लीडर के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो लीडर को, जो लीडर बहुत विश्वास करता है,
तो हमारे सिख धर्म में विश्वासघाती को सबसे बुरा माना जाता है। तो जो लीडर के साथ विश्वासघात कर गया वो लीडर का कसूर नहीं है, वो उसके करैक्टर को कि उसने विश्वासघात किया, उसमें किसी कहते हैं कि बैक स्टैबिंग की, तो वो तो करके चले गए, पर इसका रिजल्ट बहुत माड़ा रहता है। आइए तो- अगला सवाल लेते हैं। हाँ रोनिल। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਸਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਆ? नहीं पार्टी च कि गवर्नमेंट च? ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਰ। पार्टी च काफ़ी सुनते हैं, राहुल गांधी ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੀਡਰ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਵੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ, ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਲਾਇਲਟੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਗਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ये चीज़ जितनी देर नहीं आएगी हमारी बात सही नहीं होगा तब। सर, ऐसे चलिए चल- लास्ट सवाल एक, काफी महिला साथी यहाँ पे बैठी हैं, आप कोई कुछ बोलना चाहेगा उधर? अच्छा आप सृजल जो माइक उधर दे दो, उधर जो दीदियाँ बैठी हैं वहाँ पे ना। अजरा एक पीछे आप माइक दे दें, फिर उसके बाद आपके पास आता हूँ। अच्छा आप अपना सवाल रख लें, पूछ लें। हाँ हाँ पूछ लें। रंधावा साहब नमस्कार। राजू मनकोटिया हिंदू कोऑपरेटिव बैंक तो ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਈ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। अगर मेरे को आप सभी जो उस टाइम वो हिंदू कोऑपरेटिव बैंक वाले वोट डाल देते, क्यों जुगल जी? मैं जीत गया सी कि नहीं पठानकोट, तो अही तो सजाद मैं जा। मैंने ये मजाक में कहा, मेरा काम था हाँ जी। कि सबसे पुराना कोऑपरेटिव बैंक वो पठानकोट था, उसको किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि उसको आगे लेकर बढ़ो और कब बैंक को अच्छी तरह से 2 साल के बाद आपके बैंक में आएंगे और उसको फिर दोबारा पहले जैसे ही बना देंगे। ਸਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਮਰਜ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू। पीछे कोई पूछना चाह रहा था वहाँ पे। सत श्री अकाल सर। सर मेरा सवाल एमपी सर से है। लाइक पंजाब के बहुत सारे युवा हैं जो विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, तो आपकी पार्टी उस बारे में क्या सोचती है कि अगर वो यहाँ रह के काम करेंगे विकास में सहायक होंगे या फिर उनका विदेश जाके काम करना ही सही है, और या उनके काम के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी तरफ से? देखो, मैं भगवंत मान जैसा तो नहीं कह सकता कि बाहर से विदेशों से आकर अंग्रेज काम करेंगे, जी। तो वो पॉसिबल नहीं है।
पहली बात, जो पंजाब का ब्रेन बाहर जा रहा है, पंजाब का यूथ बाहर जा रहा है, +2 के बाद हमारे कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट नहीं है, उनको रोकने के लिए हम बहुत काम करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। पहली गल तो उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए। ज़्यादा जो माँ बाप हैं उनके दिमाग में है कि हमारा बच्चा जहाँ रहेगा वो गैंगस्टर बन जाएगा, हमारा बच्चा इधर रहेगा वो ड्रग में चला जाएगा। उस जब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा ये बच्चे नहीं रुकेंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट की होना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर विश्वास होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट जो ड्रग या कोई और ऐसा काम करते हैं इलीगल, उनको रोकने के लिए स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट का एक 1 पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए कि मैं ड्रग नहीं बिकने दूंगा, मैं गलत काम नहीं होने दूंगा, मैं इलीगल जितने काम हैं उनको बंद करूंगा। उस टाइम हमारे पंजाब में इंडस्ट्री भी आएगी, हमारे पंजाब में एम्प्लॉयमेंट भी आएगी। आपका पठानकोट का एरिया पूरा का पूरा क्रशर की जो इंडस्ट्री है, जब तक कोई लीडर ये नहीं कहेगा कि ना मैं पैसा लूँगा, तो ना जो गलत माइनिंग करेंगे ना उनको लेने दूंगा। पठानकोट का एरिया तो अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी अगर उसे ही हम कंट्रोल कर ले। तो ऐसे पॉकेट जो हैं एग्रीकल्चर में, दूसरे में नेशनल हाईवे बन रहे हैं, फैक्ट्री कहाँ से लेकर हैं। अगर ये कहना कि हमारे MOU साइन हो गए हैं, हमने 2 लाख करोड़ के कर दिए, वो लगा कौन सा है। पहले जो सिख यूनिट हैं उनको ही रिवाइव कर लिया जाए, उनको इंसेंटिव दे दो, वो पहले दिन ही चलेगा, पंजाब में एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। चलिए, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन। यस, नमस्कार सर, मेरा नाम कार्तिक वडेरा है। अभी आपने कुछ देर पहले MP साहब से और झा साहब से पूछा कि जो कल का रिजल्ट था उस पर क्या इम्पैक्ट था, क्या रहा उसका। मेरा मानना है कि जैसे रंधावा साहब ने कुछ देर पहले बोला, सांसद साहब ने, कि जो पंजाबी है उसमें सबसे अगर वो चीज़ को माइंड करता है वह गद्दारी को। हमने ये दिल्ली से आए लोगों को, इन अपनी आप आदमी के नेताओं को हमने सिर पे बिठाया, इनको इतना बड़ा फतवा, इतना बड़ा मैंडेट दिया, क्लियर गवर्नमेंट इनकी बनी। पर जब इनका सब कुछ ये हुआ, एंड में हमें लगा कि जिस तरह इन्होंने पंजाब का जो हाल किया, चाहे वो नशे के लेके, बेरोजगारी के लेके, हर पंजाबी ने आपको चीटेड फील किया अपने आप को। उसका बदला पंजाबियों ने जाके दिल्ली में लिया, चाहे बिन बुलाए हर पंजाबी ने, कोई रिश्तेदार तो उसको फ़ोन किया कि भैया इनको वहीं पे दबा दो। क्योंकि इन पंजाबियों की नेचर, जब किसी को रखते हैं तो सिर पे रखते हैं, जब मारते हैं तो उसको घर जाके मारते हैं, और हर पंजाबी बड़ा खुश है। कार्तिक सीधा कह कि जब लाते हैं हाथी पर लाते हैं, जब भेजते हैं किसके ऊपर भेजते हैं वापस। ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये दोनों ही इनकी सभी की लीची में सबसे बड़े फार्मर हैं। अच्छा अच्छा। तो पठानकोट में जब तक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं आएगी, हम बहुत कुछ बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। जहाँ आम का और लीची का जब कोई कारखाना लगेगा, ये लोग बहुत ज़्यादा और चलिए MP साहब, हमारी आपको शुभकामनाएं। आप यहाँ पर आए पठानकोट में आज कैलेडोनियन स्कूल में। प्रणव भाई, थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल्सो। एंड आप अच्छा बोलना चाह रहे हैं भाई साहब, ले लो जी। ये अच्छा जी, क्या वेरी करना गुड। चाहिए। चौबे जी और प्रशांत जी, रंधावा जी, आप तीनों बैठे हैं। बीइंग यंगस्टर और सेकंड टाइमर MLA होने के नाते, जो मैंने सबकी बातें बड़ी अच्छी ढंग से सुन रहा था, तो इस पे मैं एक सवाल भी करना चाहता हूँ और सजेशन भी देना चाहता हूँ। यहाँ पे बात हुई, भाई साहब ने बोला कि एक बार जो विधायक बनता है वो दूसरी बार जब नहीं बनता, 4 साल वो मिलता नहीं है। मेरा मानना है पर्सनली कि वो अपने आप में तो सेकंड टाइम हो सकता है, लोग फिर उसको MLA बना दे, मगर ऐसे लोग कभी भी पार्टी का एसेट नहीं बन सकते। ये आप पहले, मेरी सजेशन है कि ऐसे लोगों को, ऐसे लीडर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो एक बार बन गया उसको मतलब 4 साल क्यों सो रहा है वो। अगर वो सो रहा है, अगर लोग उसको दोबारा जिता सकते हैं तो वहाँ पर और भी बहुत कांग्रेसी बैठे हैं, उसको भी जिता सकते हैं। जो 4 साल लोगों में रहा
पार्टी को उसको कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात, हम जब भी आइडेंटिफाई करते हैं ना पार्टी के लिए कोई एमएलए टिकट के लिए या किसी चेयरमैन बनाने के लिए, सबसे हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें एमएलए नहीं ढूंढना, उसके अंदर एक लीडर ढूंढना है। अगर हम लीडर पैदा करेंगे तो एमएलए वो बार बार बनता जाएगा खुद ब खुद। ये मतलब हमारा बहुत डाउनफॉल आया है इस चीज़ों में। जैसे रंधावा जी ने भी पहले बोला कि पुराना समय था, डिसीजिव होते थे, बड़े डिसीजन, 4 जनरल सेक्रेटरी होते थे, डिसीजन होता था। आज जनरल सेक्रेटरीज पता नहीं कितने हैं। मगर आप देखिए, मैं कई बार गाड़ी में अभी दिल्ली था, मेरी इनके साथ अक्सर मेरी नेचर है कि डिस्कशन करता हूँ, तो कितने सेक्रेटरी इनके साथ भी हैं, कौन काम कर रहा है। सबसे पहले तो पार्टी को ये देखना चाहिए जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं, को 7 स्टार में कौन रुकता है और सर्किट हाउस में कौन रुकता है, वर्कर के घर कौन रुकता है। तो कांग्रेस तो हमारी इतनी पुरानी पार्टी है जिसको सब लोग बोलते हैं 70 साल हो गए कांग्रेस, 70 साल, और हमारे पास एक ऐसा लीडर है जिसने प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ी है, वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई मेंबर नहीं छोड़ती पंचायत का, अपना कोई वर्कर बैठे हैं यहाँ पे, किसी को बोल दो ना कि तेरे को सरपंच नहीं बनाना, वो आपका घर छोड़ के चला जाएगा। अरे भाई, हमारे पास वैसा राहुल गांधी है जिसने प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ी है। तो हम फिर भी ये देख रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल, आम आदमी पार्टी उड़ गई, इसलिए बहुत अच्छा हुआ। नहीं, कांग्रेस वो पार्टी है, लुटता आदमी तब है जब सोता है, हमें सोना नहीं है। कांग्रेस को सोना नहीं है, जागना है, कोई इसको डिफीट नहीं कर सकता। ये वही बीजेपी है जो 3 सांसदों पे थी, तो आज ये बोल लिया कि हम हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गए, वो समा दूर नहीं है, कांग्रेस दोबारा होगी रिवाइव। और मगर इसमें ये सबसे बात ज़रूरी है कि हमें लीडर पैदा करने हैं, ऑनेस्टी देखनी है और लॉयलिस्टी देखनी है कि पार्टी के साथ कौन है। और दूसरी बात, अभी पीछे कहा कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो बाहर जा रहे हैं, ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे रंधावा जी मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, चाहे भगवान करे इनको कोई और पद इससे भी ऊंचा मिले, मगर ऑनेस्टी इसी में है कि कोई भी लीडर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, वो किसी को नौकरी नहीं दिला सकता। ये बात अपने जहन में मतलब पक्की बिठा लो। क्योंकि चौबे जी, जब मैं अपनी गवर्नमेंट पिछली बार था ना, तो लोग आते थे, ये मेरा बेटा जी 10वीं में पढ़ रहा है, ये +2 कर जाएगा 2 साल में, इसको नौकरी खुद आपने लगवानी है। और तो मेरा एक ही उनको आगे से जवाब होता था कि भाई साहब, ये +2 भी कर ले, ग्रेजुएशन भी कर ले, कोर्स भी कर ले, मैं नौकरी नहीं दिला पाऊँगा। ये मेरी ऑनेस्टी है। और क्यों कि अगर जिस लड़के को आपने बोल दिया, किसी के बच्चे को, हाँ यार वोटें आ रही हैं, आप डालो, 2 साल में आपका बच्चा नौकरी पे लगा दूंगा, उसका कैरियर ख़त्म कर रहे हैं हम लोग लीडर। ये कैरियर ख़त्म करते हैं उन लोगों का, क्योंकि वो देखता है यार मेरी तो मंत्री एमएलए से बात हो गई, +2 करनी है, कर लेंगे, नौकरी मिल जाएगी। ऐसा हमें ये अपने आप को चेंज करना है। सब लोगों ने अपने बच्चों को ये समझाना है कि कोई एमएलए, कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री किसी की सपोर्ट नहीं कर सकता। ये हमें खुद अपनी सपोर्ट करनी है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी पत्थर फाड़ के बनाऊँ, और भगवान ने चाहा तो मरने के बाद ही मेरे को कोई दा पाएगा। क्योंकि आज मैं एक बात से एकदम आज मैं कन्विंस्ड हो गया कि पंजाब में ऑनेस्टी बहुत है। आपने बड़ी ऑनेस्टी बात की, आप बड़ी ऑनेस्टी बात कर रहे हैं, प्रणव भाई भी शायद पंजाब से प्रेरित होकर और ज्यादा आज ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंटली बात कर रहे हैं। लेकिन अक्सर ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली, जो कि राजनीति में ऑनेस्टी के साथ जरूरत भी है, जो कि राजनीति में एक मिसिंग ट्रेट है। लेकिन आप सब लोगों की बातों का देख रहे हो, लब्बो लुआब है, वो ये है कि दिस थॉट, दिस लीडरशिप क्वेश्चन, पॉलिसी एटसेट्रा, इस सब का एक बेसिक एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और उस स्टार्टिंग पॉइंट को ट्रिगर करने के लिए मैं सृजल भाई और उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बड़ा अच्छा आपने कार्यक्रम किया आज यहाँ पर, और इस प्रकार के जो डायलॉग सेशंस हैं ये और होने चाहिए, ताकि आप ही के जो पठानकोट में जो साथी हैं, लोगों को अलग अलग लोगों को सुनने का, मिलने का उनको मौका मिलता है। और इस डायलॉग से ही ये जो नए लीडर्स को तराशने की जो मुहिम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका फर्स्ट स्टेप डायलॉग है। तो आपने इसका सृजन किया। चौबे जी, लास्ट में अभी ऑनेस्टी पे आपने काफ़ी बात की है जी, सामने बैठे हैं, मैं तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आप। नहीं, ये सामने बैठे हैं, मैं ये बात बताने लगा हूँ जी। मैं शायद प्रणव जी को बताई है कि जब ये गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की आई, तो भगवंत मान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि बरिंदरपाड़ा और रंधावा को पकड़ के अंदर देना है।
शुगर मिल पनियाड़ बनी है जिसका टेंडर हुआ, मेरे ख्याल 400 कुछ करोड़ का हुआ, तो वो 600 कुछ करोड़ का था। उसमें इनको लगा कि ये 100-150 करोड़ सुखजिंदर सिंह रंधावा खा गया, इसमें पड़ा भी है कहीं। मैं ओपनली, आप जुरत की भी अभी ये बोला ना कि जुरत भी है, मैं अभी भी ओपनली कह रहा हूँ, भगवंत मान जी अगर जुरत है तो सुखजिंदर सिंह रंधावा वो पाड़ा को पकड़ के बता। ये बहुत कम लोग बोलते हैं क्योंकि ऑनेस्टी है हमारे अंदर। हमारे पंजाब को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो क्यों नहीं बन सकती? और भगवान ने कहीं कृपा की ना ये जोड़ी पे, डेथ फ्री भी होगा, नशा कोई बेच के दिखाए, जिंदगी में सियासत छोड़ देंगे अगर नशा बंद ना करके दिखाया तो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चौबे जी, एक ही बात है कि देखिए, जब देश गुलाम हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है ना कौन से रूट से आई थी इंडिया में। अब फिर देश गुलाम होने की तरफ जा रहा है। वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो अडानी जी हैं, वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। वो कभी पंजाब कब्जा नहीं होने देगा। उस टाइम भी एक पूरे वर्ल्ड में एक स्टेट थी, उस टाइम महाराजा रंजीत सिंह जहाँ राज करते थे। अंग्रेजों ने सभी जगहों पर कब्जा किया, उनकी कहीं संधि नहीं हुई। एक पंजाब ऐसी स्टेट थी महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में, अंग्रेजों को जहां संधि करनी पड़ी। और महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद 10 साल तक वो पंजाब में एंटर नहीं कर सके। जब हम ही बिखड़ गए, गद्दार पैदा हो गए, तो उन्होंने तब जाकर पंजाब के ऊपर कब्जा किया। ये बात मैंने इसलिए कही कि हमारी पार्टी में जो गद्दार बैठे थे, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। और उसका शायद आपको खामियाजा खमा ओके।